इसी बीच जंग वू अपनी बहन के जीजा का पीछा करना शुरू कर देता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि वो घर पर मीटिंग का झूठ बोलकर असल में एक औरत के साथ होटल में है। जंग वू उसे होटल रूम में उस औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है और धमकी देता है कि उसे अगले दिन तक सारी सच्चाई अपनी बहन को बतानी होगी। अगले दिन उसका जीजा जंग वू की बहन को पूरा सच बता देता है। वो सिर्फ कन्फेस ही नहीं करता, बल्कि अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर होटल वाली औरत के साथ रहने चला जाता है। जंग वू की बहन बिल्कुल टूट जाती है। दिल का दर्द बर्दाश्त ना कर पाने के कारण वो ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे उसका दिमाग हिल गया हो। दूसरी तरफ हान कॉन्ग के रूम की इन्वेस्टिगेशन करता है, जहां उसे उसकी डायरी मिलती है। उस रात वो डायरी शिन ह्योन को दिखाता है और उससे उस ड्राइंग के बारे में पूछता है, जिसमें मिस्टीरियस चश्मे और एक लड़की दिखाई गई होती है, जिसके सिर के ऊपर बहुत सारी लाइंस होती हैं। शिन ह्योन डायरी देखती है और समझती है कि ये चश्मे उन अजीब लाइंस को दिखाते हैं। वो आगे उनका मतलब भी बताती है और ये भी रिवील करती है कि वो बचपन से ही ऐसी लाइंस देख सकती है। हान उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता, लेकिन वो नोटिस करता है कि जितने भी केसेस उसने देखे हैं उन सब में ये चश्मे कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे हैं। वो पूछता है कि क्या कॉन्ग के पास भी ऐसे चश्मे थे और क्या किसी ने उसे बिल्डिंग से धक्का देने से पहले वो चश्मे चुरा लिए होंगे। शिन ह्योन जवाब देती है कि श्योर कहना मुश्किल है, क्योंकि कॉन्ग ने बहुत से लोगों को धमकाया था। वो मानती है कि उनमें से किसी एक ने ही उसे धक्का दिया होगा। अगले दिन स्कूल में यूनजी जिद करती है कि शिन ह्योन और जुन स्योन को उसके साथ बाहर चलना चाहिए, लेकिन शिन ह्योन बताती है कि उसने एक मोटेल में जॉब के लिए अप्लाई किया है और आज उसका पहला दिन है। इसी बीच स्कूल का एक स्टाफ मेंबर किम भी वली चश्मे पहने हुए दिखाई देता है। वो भी मिस्टीरियस लाल लाइंस देख सकती है। किम को स्कूल की म्यूजिक टीचर से छुपा हुआ प्यार होता है। वो एक्ट्रेस बनने का सपना देखती है और अक्सर प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए मोटेल का रूम बुक करती है। इत्तेफाक से ये वही मोटेल होता है जहां शिन ह्योन ने अभी काम शुरू किया होता है। उसी वक्त इंस्पेक्टर हान अपने कलीग के साथ कॉन्ग के केस की प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। जब अचानक उसका सीनियर अंदर आ जाता है तो वो जल्दी से इन्वेस्टिगेशन बोर्ड को पलट देते हैं ताकि अपना काम छुपा सकें। इसी बीच युनजी और जुन डिसाइड करते हैं कि वो शिन ह्योन से मोटेल में मिलने जाएंगे। मोटेल में वो सब शोर मचाने और इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हें शांत करने के लिए शिन ह्योन अपने छोटे से ऑफिस में ले जाती है, लेकिन जगह इतनी तंग होती है कि तीनों ठीक से बैठ भी नहीं पाते। तभी किम मोटेल आती है। वो हमेशा की तरह पेमेंट करती है और रूम 69 की ले लेती है। उसे देखकर युनजी धीरे से कहती है कि उसे लगता है उसने इस औरत को कहीं पहले देखा है। किम रूम 69 में जाती है और अपनी रोज की रूटीन शुरू करती है। थोड़ी देर बाद जब तीनों मोटेल के रूफटॉप पर टाइम बिता रहे होते हैं, किम मोटेल से घर जाने के लिए निकलती है। इस बार युनजी क्लियरली पहचान लेती है और दूसरों को बताती है कि ये औरत उनके स्कूल ऑफिस में काम करती है। तब शिन ह्योन कुछ डिस्टर्बिंग नोटिस करती है। किम के सिर के ऊपर भी वही एक सिंगल लाल लाइन होती है। इसी दौरान इंस्पेक्टर हान शिन ह्योन की मां के पुराने केस फाइल में गहरी जांच करता है। उसे पता चलता है कि अपने पति के अफेयर का पता चलने के बाद शिन ह्योन की मां ने अपने पति को मार दिया था। ये डिस्टर्बिंग सच एक ड्राइंग के थ्रू सामने आया था, जो बचपन में खुद शिन ह्योन ने बनाई थी। तब हान को फाइनली समझ आ जाता है कि शिन ह्योन शुरू से झूठ नहीं बोल रही थी। बाद में वो उससे हॉस्पिटल में मिलता है। हान पूछता है कि क्या कॉन्ग के सिर के ऊपर भी कोई लाइन थी। शिन ह्योन बताती है कि कॉन्ग के सिर पर सिर्फ एक ही लाइन थी। हान फिर पूछता है कि क्या वो लाइन उसके किसी क्लासमेट या स्कूल के किसी इंसान से जुड़ी हुई थी, लेकिन शिन ह्योन जोर देकर कहती है कि कॉन्ग की लाइन स्कूल के किसी इंसान से कनेक्टेड नहीं थी। इससे हान को शक होता है कि शायद कॉन्ग किसी मिस्टीरियस अननोन इंसान से जुड़ी हुई थी, जिसने उसे धक्का दिया। अगले दिन स्कूल में जुनस्योन दौड़ता हुआ शिन ह्योन के पास आता है। वो पूछती है कि युनजी कहाँ है। वो बताता है कि युनजी को घर पे कुछ काम था, इसलिए वो जल्दी चली गई। उसके बाद जुनस्योन शिन ह्योन को स्विमिंग पूल ले जाता है। शुरू में शिन ह्योन स्विम करने से मना करती है, लेकिन फिर अचानक खुद ही पूल में जम कर जाती है। जब वो काफी देर तक ऊपर नहीं आती तो जुनस्योन घबरा जाता है और उसे बचाने के लिए पूल में कूद पड़ता है, लेकिन शिन ह्योन उसी घबराहट देखकर सिर्फ हंस देती है। थोड़ी देर बाद दोनों पूल से बाहर निकलते हैं। जुनस्योन उसे अपनी जगह ऑफर करता है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। तब शिन ह्योन उससे दिल की बात बताती है। वो समझाती है कि बचपन से ही वो अजीब चीजें देख सकती है, लोगों के सिर के ऊपर लाइंस। जुनस्योन अपने हाथ से इशारा करता है, जैसे पूछ रहा हो ऐसे। शिन ह्योन हाँ में सिर हिला देती है। फिर वो पूछता है, क्या मेरे सिर के ऊपर भी कोई लाइन है। शिन ह्योन जवाब देती है, नहीं, तुम, मैं और युनजी, हम तीनों के सिर के ऊपर एक भी लाइन नहीं है। उससे पूछती है कि क्या वो जिसने अभी बताया उस पे उसे भरोसा है। जुनस्योन उसे यकीन दिलाता है कि हाँ, वो मानता है। उस रात घर जाने के बाद भी शिन ह्योन जुनस्योन के बारे में सोचती रहती है। इसी बीच हान का कलीग उससे पूछता है कि क्या वो आजकल लड़कियों के साथ डेट्स अवॉइड कर रहा है। हान गुजन के बारे में सोचते हुए
हान मानता है कि कोई है जिसके बारे में जानने के लिए वो काफी एक्साइटेड है। इसी बीच किम हमेशा की तरह मोटेल के रूम नंबर 69 में प्रैक्टिस करने जाती है। वहां वो उसी म्यूजिक टीचर को देखती है जिससे वो पागलपन की हद तक प्यार करती थी, लेकिन आज वो किसी और लड़की के साथ होता है। दरअसल किम रूम नंबर 70 में आने वाले कपल्स को एक छोटे से छेद के थ्रू देखा करती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो म्यूजिक टीचर को वहां इस तरह देखेगी। म्यूजिक टीचर के सर के ऊपर सिर्फ एक ही लाइन होती है जो उस लड़की से जुड़ी होती है। उन दोनों को साथ देखकर किम पूरी तरह से टूट जाती है और मोटेल छोड़कर चली जाती है। इस घटना के बाद वो कई दिन तक इंतजार करती है, उम्मीद में कि शायद टीचर वापस मोटेल आएगा। जब आखिरकार वो लड़की फिर से आती है, किम उस पर हमला कर देती है, उसे जख्मी कर देती है और फिर उसके कपड़े पहनकर खुद रूम नंबर 70 में चली जाती है। अब उसकी मानसिक हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी होती है। म्यूजिक टीचर उसे देखकर शॉक हो जाता है। किम जबरदस्ती खुद को उस पर थोपने की कोशिश करती है। टीचर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन किम पीछे से उसके सर पर कोई चीज मारती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो उसे बेड पर लिटा देती है और उसे किस करना शुरू कर देती है। जब उसे एहसास होता है कि म्यूजिक टीचर मर चुका है तो वो बाथरूम जाती है और खुद की जान ले लेती है। थोड़ी देर बाद जब शिन ह्यान कचरा बाहर ले जाने आती है तो वो उस लड़की को देखती है जिसे किम ने बांधकर अपने रूम में बंद कर रखा होता है। शिन ह्यान तुरंत पुलिस को कॉल करती है। इंस्पेक्टर हान दोनों बॉडीज को निकलवाता है और चश्मों को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलते। बाद में हान शिन ह्यान से पूछता है कि किम के सर पर कितनी लाइंस थीं। शिन ह्यान बताती है कि किम के सर पर सिर्फ एक ही लाइन थी, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो म्यूजिक टीचर से कनेक्टेड थी। फिर हान हॉस्पिटल जाता है कॉन्ग को देखने के लिए, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आता है और वो वापस मोटेल के रूम नंबर 70 में जाता है। उसे समझ आता है कि उसने बाथटब चेक नहीं किया था। सारा पानी निकालने के बाद उसे आखिरकार चश्मे मिल जाते हैं। हान चश्मे पहनता है और मिरर में देखता है। अपने ही सर पर इतनी सारी लाइन्स देखकर वो शॉक हो जाता है। हॉस्पिटल में कॉन्ग के सर पर एक सिंगल लाल लाइन देखकर हान सोचने लगता है कि बचपन से उसने कॉन्ग के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। वो उससे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती रही थी, लेकिन उसने कभी उसकी परवाह नहीं की। बाद में ऑफिस में वो अपने कॉलीग के सर पर 2 लाइंस देखता है और पूछता है कि क्या शादी से पहले उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। उसका कॉलीग हाँ कहता है और हान को समझ आ जाता है कि ये लाइंस बिल्कुल सही हैं। इसी वक्त कॉन्ग के स्कूल की एक लड़की पुलिस स्टेशन आती है कंप्लेंट फाइल करने। स्कूल का नाम सुनकर हान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो हेयोंग के बॉयफ्रेंड को हॉस्पिटल लाता है और उसे कॉन्ग के सामने खड़ा करता है, लेकिन कॉन्ग की लाइन उससे कनेक्ट नहीं होती, इसलिए हान उसे छोड़ देता है। इसी बीच शिन ह्यान के 2 दोस्त उसके बर्थडे पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। शिन ह्यान कहती है कि उसने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। युनजी और जुन कहते हैं कि इस बार वो तीनों जरूर सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि वो 18 साल की होने वाली है। जुनिन उसे पर्सनल मैसेज भेजता है कि वो पार्टी से पहले उससे अकेले मिलना चाहता है। उसी वक्त शिन ह्यान को एक अनोनिमस नंबर से मैसेज मिलता है। ये वही नंबर होता है जिसने पहले भी मैसेज किया था, जिसमें लिखा था, मैं दुनिया को वैसे ही देख सकता हूं जैसे तुम देख सकती हो। शिन ह्यान स्कूल में भी इसी बारे में सोचती रहती है। तब वो उस लड़की को देखती है जो हान के ऑफिस कंप्लेंट फाइल करने गई थी। शिन ह्यान उस लड़की के सर पर 4 लाइंस देखती है और थोड़ी हैरान हो जाती है। इसी बीच हान का कॉलीग उसे बताता है कि ये एक फिजिकल असॉल्ट का केस है और चाहता है कि हान खुद इसे हैंडल करे। लड़की बताती है कि ली नाम के लड़के ने उसे अल्कोहल पिलाई और जब वो बेहोश हो गई तब उसने उसके साथ कुछ गलत किया। उसे तब एहसास हुआ जब होश आने पर उसने अपनी अंडरवेयर देखी। वो कहती है कि वो पार्टी अटेंड करने के लिए अपनी मर्जी से उसके रूम में गई थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा करेगा। डिटेक्टिव पूछता है कि क्या वो पहले कभी किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रही है। लड़की कहती है कि वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है। हान ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सर पर 4 लाइंस होती हैं और उसे लगता है कि वो साफ झूठ बोल रही है। इसके बाद हान हाई स्कूल जाता है जहां वो गुजिन से मिलता है। वो नोटिस करता है कि गुजिन के सर पर कोई भी लाइन नहीं होती। हान उसे बताता है कि वो एक और केस के सिलसिले में आया है और ली नाम के लड़के से मिलना चाहता है। गुजिन उसे ली के पास ले जाती है। ली के सर पर सिर्फ एक ही लाइन होती है, लेकिन वो साफ साफ कहता है कि उसने लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं किया और वो कहता है कि उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हान को लगता है कि सब कुछ क्लियर हो चुका है और वो वहां से चला जाता है। वापस जाते वक्त शिन ह्यान उसे देखती है और गुस्से से उसकी तरफ देखती है। हान कहता है कि वो वैसे भी उसे बताने ही वाला था। शिन ह्यान हान से ग्लासेस मांगती है, लेकिन हान कहता है कि ये केस का एविडेंस है, इसलिए वो ये नहीं दे सकता। शिन ह्यान समझाने की कोशिश करती है कि कॉन्ग के साथ इतनी बड़ी घटना के बाद भी उसने ठीक से नहीं सोचा। उसी वक्त गुजिन वहां आ जाती है और उसे देखकर शिन ह्यान वहां से चली जाती है। गुजिन हान से पूछती है कि क्या हुआ और हान उसे बताता है कि शिन ह्यान उसके नेबरहुड में रहती है। उसी वक्त हान हिम्मत जोड़कर गुजिन से डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन गुजिन समझ नहीं पाती। हान कहता है कि वो कॉल करके एक्सप्लेन करेगा और वहां से चला जाता है। हान के सर पर इतनी सारी लाइंस देखकर गुजिन मुस्कुराती है, जिससे ये पता चलता है कि वो भी शिन ह्यान की तरह इन लाइंस को देख सकती है।